चलो देखो इधर, अभी तक के क्या देख लिया था अपन ने? हमारे जो ठोस होते थे उसका जो संयोजन हो रहा था, और संयोजन के बाद में हमने अभी जो पहली प्रश्नावली 12.1 में क्या पढ़ा? ठोसों के संयोजन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। अब क्या आने वाला है आगे देखिए, अब आने वाला है ठोसों का क्या रहा है कलर। अब देखिए क्या आने वाला है, देखो आगे ठोसों के संयोजन का आयतन, जो हमारी प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली 12.2 जो आने वाली उसमें क्या पढ़ेंगे अपन? ठोसों के संयोजन का आयतन ज्ञात करेंगे। सेम बातें हैं, क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझना है, और जो आयतन हमें ज्ञात करना होगा वह आयतन अपन आसानी से फार्मूले की मदद से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े तो देखो क्या लिखा है किताब के अंदर में, देख लेते हैं। पिछले अनुच्छेद में हमने यह चर्चा की है कि आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से हमने ज्ञात किया था, देख लिया था। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के ठोसों का आयतन किस प्रकार परिकलित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने में हमने दोनों घटकों मतलब दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ा नहीं था। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सब पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा हो, को जोड़ा नहीं था। कुछ को छोड़ देते थे बीच का, अरे कुछ पार्टों को छोड़ देते थे कि नहीं छोड़ देते थे? जैसे कि हमने कल एक उदाहरण देखा था, एक क्वेश्चन देखा था जिसमें तंबू बनाया गया था, तो निचला जो आधार रहता था उसको अपन क्या कर देते थे? छोड़ देते थे। परंतु आयतन में ऐसा नहीं होगा। आयतन में कंप्लीटली पूरा जो भी आपका ठोस होगा, जो संयोजन से बनेगा ठोस, उसका क्या निकालेंगे? पूरा आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पूरा आयतन निकालेंगे। वही किताब में कहा गया है, क्योंकि इनको मिलाने की प्रक्रिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ भाग लुप्त हो गया था। हो गया था किसमें? क्षेत्रफल वाले पार्ट में, जो हमने ठोसों के संयोजन का क्षेत्रफल निकाला था वहां पर। परंतु आयतन जो अपन कैलकुलेशन करने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, क्या कि आयतन जब अपन कैलकुलेट करेंगे या परिकलित करेंगे या ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। आपको कंप्लीट लेना पड़ेगा। दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन वास्तव में दोनों घटकों के, किसके? दोनों घटकों के, मतलब दो जो आपकी ठोस आकृति जो जुड़ेगी उनके आयतनों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? योग के बराबर होता है। जैसा कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं, तो उदाहरण से हमें क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में आए। देखते हैं उदाहरण 5। उदाहरण 5 क्या कह रहा है? देखो, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शेड समझते हो ना? उद्योग चलाने के लिए एक शेड की जरूरत होगी। एक ऊपर से आच्छादित कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, कमरा होगा, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो शेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शेड बनाते हैं। तो यह किसी शांता नाम की लड़की है, किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का, जैसे कि आकृति में दिख रहा है। ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला छोड़ दो, ये नीचे वाला घनाभ के आकार का है, जिस पर एक क्या है? अर्ध बेलन। बेलन है, परंतु बेलन कैसा है? आधा बेलन है। अर्ध बेलन मतलब आधा बेलन है। देखो आधा बेलन कटा हुआ है, आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं, इस शेड के आधार की विमाएं, आधार मतलब ये नीचे वाला हो जाएगा आधार, ठीक है? ये शेड का आधार ये होगा आपका, ठीक है? आधार की विमाएं 7 मीटर इंटू कितना है? 15 मीटर है। 7 मीटर इंटू कितनी है? 15 मीटर। मतलब ये वाला है 7 मीटर और ये कितनी है आपकी? 15 मीटर। यानी लंबाई गुणी चौड़ा ले लिया, आप उल्टा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहां पे आ गए थे अपन? हाँ, ये आपकी विमा है किसकी? इस शेड के आधार। आधार होता है नीचे वाला। आधार कहां होता है? नीचे होता है। तो ये उसकी विमा ये है, मतलब 7 मीटर क्या है उसकी चौड़ाई, और लंबाई कितनी उसकी? 15। लंबाई गुणी चौड़ाई होती है ना विमाएं, ठीक है? तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई, घनाभाकार भाग की ऊंचाई, जो ऊंचाई दी गई है इसको 1 से डिनोट कर देते हैं। ये कितनी दी हमारे पास में? 8 मीटर है। कितनी मीटर है ये? 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा, अब भैया शेड है, शेड में क्या आ जाएगी? खाली शेड है तो एयर तो हर जगह अपनी जगह बना ही लेती है। तो एयर जो समाएगी या समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो आगे क्या बोला है? यदि
यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी, जो मशीनरी है, कुछ मशीनें भी होगी, आदमी भी होंगे, तो मशीनरी की बात की है, तो वो कितना एरिया घेर रही है? 300 मीटर स्क्वायर। सॉरी, क्या ले रही है? शेड में रखी जो क्या बोलते हैं मशीनरी है, वो कितना, इतना स्थान घेरती, स्थान मतलब आयतन घेरती है, कितना? 300 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब स्थान घेरती है। तथा शेड के अंदर कितने हैं? 20 श्रमिक है। कितने हैं? 20 कर्मचारी भी होंगे। अरे एयर के साथ, एयर तो होगी, जहां हम खड़े हो गए, जैसे कमरे में मैं यहां खड़ा हो गया, तो एयर मैं जितना स्थान ले रहा हूं उतने स्थान से एयर हट जाती है। आई बात समझ? तो वहां पे क्या है? शेड के अंदर मशीनरी है, मतलब कुछ मशीनें लगी है, और क्या है? कुछ कर्मचारी भी है ना, श्रमिक जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं मशीन पे, वो लोग 20 श्रमिक है, जिनमें से प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति का कितना आयतन है? 0.08 मीटर क्यूब है के औसत के स्थान घेरता है। क्या औसत का स्थान घेरता है? औसत मतलब एक लगभग मान लगा लिया गया है, ऐसा गिन नहीं सकते कि इंसान की कितना आयतन होता, नहीं गिन सकती, एक औसत लगाया गया है। समझ रहे हो भाषा को, गणित की? ठीक है, तो ये घेरता है। तब शेड में कितनी हवा होगी? यानी क्या क्या देखो, हवा जितनी आएगी, मतलब हवा के लिए जो इनके बीच जो आयतन अभी निकालेंगे, पूरे आयतन में जो हवा आएगी, तो हवा में से, हवा जहां पे हवा रहेगी, और यदि वहां मशीनरी आ गई और क्या आ गया? श्रमिक आ गए, मशीनरी आ गई और श्रमिक आ गए, तो उतनी हवा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मान के लो कमरा है, कमरे में हवा आई, हम कोई नहीं, यहाँ पे कोई डेस्क नहीं, कुछ सामान नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब तो हवा पूरा स्थान घेरेगी, और यदि मान के चलो ये टेबल कुर्सी लगा दी और हम भी यहाँ पे आ गए, तो हवा उतनी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो ये सब चीजें आने के बाद में क्या बोलता है? शेड में कितनी हवा होगी, यानी हवा कितनी बच रही है, उसका क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। आई बात समझ? कितनी हवा पूछा है, तो मतलब हवा का आयतन ही ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन जो हमने समझ लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समझ में आ गया? उसने बता दिया कि जो हमारा जो एक शेड बन रहा है, वो कैसा बना है कि एक नीचे घनाभ है और ऊपर में क्या लगा है? अर्धगोला लगा है। उसने अर्धबेलन लगा है। और क्या बोला उसने कि शेड के अंदर है ना, हवा का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। परंतु कुछ हवा का आयतन कैसे कम हो रहा है कि मशीनरी वहां पे और क्या है, हाँ कुछ श्रमिक भी है, तो केवल हवा का आयतन निकालने बोला है। तो हम पहले शेड का आयतन निकाल लेंगे, बात क्लियर है? तो शेड का आयतन जब निकालेंगे तो वो जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? हवा के आयतन के बराबर। बात क्लियर होगी। और उसमें से क्या घटा देंगे? जो हमारी मशीनरी का जो यहाँ आयतन दिया है, वो जो घेर रहा है जगह वो, और जो 20 श्रमिक जो आयतन घेर रहे हैं उसको अपन माइनस कर देंगे, तो शेष बची हवा का क्या ज्ञात करेंगे? आयतन निकाल लेंगे अपन। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हल दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है? देखो जैसे ये घनाभ है, क्या है? ये घनाभ है, जो इसका आधार होगा तो ये भी आधार होगा उसका, ठीक है। ये उसकी को चौड़ाई बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? चौड़ाई। तो इसको अपन लंबाई यल बोल दे क्या? यल। और इसको चौड़ाई को बी बोल दे क्या? LBH होता है ना हमारा। और ये होती है ऊंचाई। तो क्या घनाभ है, ये आपका घनाभाकार, ये आपका शेड है नीचे वाला, तो आधार की जो आपकी लंबाई हो जाएगी, क्या वो उसकी ऊपरी वाले सिरे की भी हो जाएगी? तो क्या ये यल भी आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 15 मीटर हो जाएगी क्या यहां से यहां तक? क्या ये बी जो है चौड़ाई है, क्या ये भी आपकी बी हो जाएगी क्या यहां से 7 मीटर? बताइए, बात ठीक है? देखो जो मेंशन भी कर दिया उसने, क्लियर है? तो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, देखो जो घनाभ की लंबाई होगी वो अर्धबेलन की ऊंचाई भी होगी। बात क्लियर है? सबसे पहले घनाभ, किसकी बात हो रही है? घनाभ की लंबाई, इसको भी क्या मान लेंगे? एल कितनी है हमारे पास में? 15, कितनी है? 15 मीटर, ठीक है। और इसी प्रकार से बेलन की क्या हो जाएगी? वो अर्धबेलन की ऊंचाई हो जाएगा, तथा अर्धबेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? H से। किससे करेंगे? H से। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। इतनी बात आ गई समझ में क्या? ठीक। अब ये हो गया। अब देखो
यहां पे चौड़ाई कितनी दी है, देखिए घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई ये कितनी दी है आपकी, चौड़ाई को बी बोल दे अपन, बी कितनी दी है हमारे पास में 7 मीटर, कितनी दी है 7 मीटर। अब चौड़ाई होगी, अब बताओ चौड़ाई क्या, चौड़ाई अर्ध बेलन का व्यास हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अर्ध बेलन, क्या हो गया, अर्ध बेलन का व्यास, जो घनाभ की चौड़ाई होगी वही क्या होगा, अर्ध बेलन की क्या हो जाएगी आपकी, व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास। परंतु अर्ध जो बेलन है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयतो अर्ध बेलन है उसका आयतन क्या, मतलब एक बेलन का आयतन क्या होता है हमको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच तो आर तो चाहिए, तो व्यास से काम नहीं होगा, तो हम क्या ले लेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए अर्ध बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या तो r बराबर क्या हो जाएगी 7/2, व्यास बटा 2, तो ये हो जाएगी 7/2 मीटर हो जाएगी, ठीक। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब क्या बचा और हमारे पास में, और यहां पे ऊंचाई भी लिख दे किसकी, देखो अलग अलग लिख रहा हूं मैं, समझ लो क्रम से लिख रहा हूं इसलिए अलग अलग हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। और क्या हमें लिखना पड़ेगा यहां पे, अभी क्या हो गया हमारा, देखो सबसे पहले घनाभ की लंबाई लिख ली अपन ने, ठीक है, घनाभ की लंबाई वही क्या हो जाएगी आपकी, बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और जो चौड़ाई हमारी किसकी है, घनाभ की है, वो किसकी हो जाएगी, जो अर्ध बेलन है उसकी क्या हो जाएगा, वो व्यास, और व्यास से हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या। अब हमारे पास क्या बचा, घनाभ की क्या बची है हमारे पास में, ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई तथा घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होती है, h होती है, तो h, इसको एक काम करते हैं, अर्ध बेलन की जो ऊंचाई उसको क्या ले लेते हैं h1, और घनाभ की ऊंचाई को क्या लेते हैं h2, तो h2 कितनी हो जाएगी आपकी 8 मीटर, कितनी मीटर, 8 मीटर। ये सभी हमने जो मान है वो जो निकाले, बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। अब क्या काम करेंगे, ये जो हमारा जो शेड बना है इसका क्या निकालेंगे अपन, आयतन निकालेंगे। अब शेड, अच्छा शेड का निकाल रहे हैं, तो शेड क्या है, शेड का जो आयतन वो हवा का आयतन होगा, है ना, तो शेड का आयतन, शेड में रखी हवा का आयतन, तो हवा का आयतन क्या किसके बराबर हो जाएगा, जरा ध्यान दो यहां पर। सबसे पहले ये जो घनाभ होगा क्या होगा, घनाभ का आयतन प्लस उसमें अर्ध बेलन का क्या जुड़ जाएगा, आयतन जुड़ेगा, प्लस अर्ध बेलन का आयतन। तो जितनी अभी एयर आ रही है उसका आयतन इससे निकल जाएगा, परंतु उसमें जो मशीनरी और जो श्रमिक है उसके कुछ आयतन दिया, उसको घटाएंगे तब जो हवा है उसका आयतन अपन निकाल पाएंगे। आई बात समझ में, ठीक। चलो पहले निकाल लेते हैं, शेड में रखी हवा का आयतन। तो बताइए सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच, फार्मूला। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने बोला था कि घनाभ की जो ऊंचाई है उसको मैंने क्या लिया है अभी, h2, क्या लिया है h2, क्या लिया है h2, और जो बेलन है अर्ध बेलन की ऊंचाई क्या ली मैंने, h1, क्या ली है h1। इतनी बात समझ में आ गई क्या, दोनों अलग अलग है, इसकी ऊंचाई ये है, इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी, बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब क्या काम करेंगे, मान पुट करते हैं अपन, यहां से कुछ कॉमन निकलने वाला है क्या, देखो यहां पे हमारी एक मिस्टेक हो रही थी, हमने अर्ध बेलन का आयतन तो लिख दिया परंतु हमने पूरे बेलन का आयतन लिख दिया है। तो इसको क्या काम कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर h1 किसका आयतन हो जाएगा, अर्ध बेलन का आयतन। चलो सभी मानों को अपन पुट कर देते हैं और निकालते हैं शेड का आयतन। तो L कितनी दी है जरा देखिए, यहां पे घनाभ की
जो लंबाई है वो कितनी 15 मीटर, और चौड़ाई कितनी आप देख लो यहाँ पे 7। H2 क्या है, ये है आपके H2 हमने क्या माना जरा देखो यहाँ पे ध्यान दो, घनाभ की ऊंचाई, इसको H2 लिख ले, ठीक है। और ये वाली जो है L1 ये किसके बराबर हो जाएगी, H1 के बराबर, ठीक है, क्लियर है। तो मैं क्या काम करूंगा, H2 का मान कितना लिखूंगा यहाँ पे 8 प्लस हाफ, पाई का मान अभी बोला नहीं गया तो रख लूं 22/7। हाँ यहाँ पे नीचे दिया है क्या, अच्छा ये बोला है पाई का मान क्या लेना है 22/7, बहुत अच्छी बात 22/7। अब देखो आर स्क्वायर 2 बार लिख देंगे, आर स्क्वायर 7/2, वो स्क्वायर है तो 7/2 गुणा 7/2, इसे स्क्वायर तो 2 बार लिख देंगे। और H1 कितना है हमारा देख लीजिए, L के बराबर हो जाएगा तो वो कितनी है 15, कितनी है 15/1। चलिए कौन कौन से मान कट रहे हैं उसे अपन कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले। तो यहां से देख लो 7 से एक 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 2 का 2 और 2 11 22, और कुछ कट रहा है यहां से नहीं, ठीक है। चलिए इसका गुणा कीजिए, कितना आ रहा है जरा बताइए मुझे, 1 मिनट, ये 15 हो जाएगा गुणा 7 8 कितना हो जाता है 56, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू बची वो लिख लेते हैं 15 7 105, और डिवाइडेड बाय 2 दूनी कितना हो जाता है यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या बच गया आपका 11, क्या बच गया यहाँ पे आपका 11, ठीक है। जो वैल्यू हमारी बची थी काटने के बाद में हमने वो लिख लिया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 15 यहां से कॉमन ले लेते हैं, देखिए 15 कॉमन निकल रहा है, तो 15 आपका कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा यहाँ पे 56/1, ठीक है, प्लस 15 7 105 होता है, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा आपका, और गुणा 11 डिवाइडेड बाय कितना बच गया यहाँ पे 4। इतनी बातें समझ में आई, ठीक। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जा लेता हूं इसको, ठीक है, ओके। चलिए अब सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जगह बन गई है, चलो देख लो। अब क्या काम करेंगे यहाँ पे जरा देखो, ये हो जाएगा आपका 15/1, ये हो जाएगा 56, एक बार थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ा देते हैं 56/1, और ये 7 11 कितना होता है 77 कितना 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 15/1 हो जाएगा आपका ये, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 का गुणा 56 से तो 4 6 का 24 की 4 हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22, 224 हो जाएगा ये, प्लस 4 से 4 कैंसल, बचा यहाँ पे कितना 77। आगे हल करेंगे 15/1, हाँ यहाँ जोड़िए 7 4 11 की 1 हासिल का 1, 7 और 2 9, और 1 10 की 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा 301, कितना हो रहा है 301, और डिवाइडेड बाय कितना 4। अब गुणा कर लेते हैं 15 और फिर देखते हैं आगे क्या आंसर कितना आ रहा है वो देख लीजिए, उस हिसाब से अपन हल करते हैं। 15 की 5 हासिल का 1, 15 शून्यम 0 50 1, 15 तिया 45, और डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है हमारे पास में 4। देखो 4 का 4, फिर 4 का 4, ठीक है, बचा 1, तो 4 दूनी 8, हाँ 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो फिर 4 8 है 32, 4 8 है 32, 2 सही लिखा है मैंने, 4 8 है 32। अब 32 बचा कितना आपका 3, 4 8 है 32, 35 हो गया था तो कितना बचा अपने पास में 3, तो हो गया 30 हो गया, हो क्या हो गया डेसिमल लगा दिए तो कितना हो गया 30। तो ये हो जाएगा 4 7 28, फिर 2 बचा 4 5 20, ये आपका इतना निकला। तो ये मीटर में गए में मीटर क्यूब। देखिए ये जो आपका कैलकुलेशन होके आया 1128.2 मतलब 75, ये मीटर क्यूब किसका आयतन आया है अभी, शेड टोटल जो शेड में जो एयर भरी है उसका आयतन है अभी, ठीक है। परंतु प्रश्न में क्या कहा गया जरा एक बार जरा देखिए, प्रश्न में कुछ मशीनरी आई है, क्या आई है मशीनरी, वो कितना स्पेस ले रही है 300 मीटर क्यूब ले रही है, और कुछ 20 श्रमिक आ रहे हैं जो कितना आयतन ले रहे हैं 0.08 मीटर क्यूब आयतन ले रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अब ये आने के बाद में
ये आने के बाद में जो शेड में जो हवा बच जाएगी, क्योंकि क्या काम करेंगे, हवा बची, हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए ये टोटल आयतन में से क्या घटाएंगे, जो हमारे पास में मशीनरी का जो आयतन है ना, और प्लस जो श्रमिक ने जो आयतन लिया है ना, उस आयतन को ऐड करके इतने में से घटा देंगे। आई बात समझ में? तो चलो अब क्या लिखेंगे, अब ये प्रश्न का दूसरा भाग अपन हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लूं क्या, छोटा कर लेते हैं एक मिनट। चलो अब क्या निकालेंगे, जो एयर बची है हमारे शेड के अंदर में, जो एयर बच जाएगी किसके, कुछ मशीनरी के आने से और जो श्रमिक आने से जो एयर बच जाएगी उसका हमें आयतन निकालना है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः शेड में शेष हवा का आयतन, अतः शेड में शेष हवा का आयतन, तो शेड में बची हवा का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले शेड का आयतन क्या लिखेंगे यहां पे, शेड का आयतन से क्या घटा देंगे, जो मशीनरी आई है, किसका, मशीनरी का आयतन, आयतन प्लस प्रति क्या दिया है, देखो प्रश्न में देख लो एक बार, के अंदर 20 श्रमिक है, कितने श्रमिक है टोटल, 20 श्रमिक है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन, एक का आयतन कितना है, 0.008 है। तो हमें ये तो एक का हुआ, परंतु हमारे पास में कितने श्रमिक है, 20 श्रमिक है, उसका आयतन मतलब इस मशीनरी के आयतन में जोड़ करके शेड के आयतन से घटाएंगे, तब निकल जाएगा शेष हवा का आयतन। तो चलो यहां पे लिखेंगे मशीनरी का आयतन प्लस क्या लिखेंगे यहां पे, सीधे 20 श्रमिकों का आयतन लिख दे, हाँ 20 श्रमिकों का आयतन प्लस 20 श्रमिकों का आयतन, तो 20 श्रमिकों का आयतन कैसे निकालेंगे वो हमको पता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके छोटा कर देता हूं मैं। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं थी तो हमने इसको क्या कम कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया है, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक, देखो आगे हल करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये शेड का आयतन कितना है हमारे पास में 1128.75 माइनस मशीनरी का आयतन कितना जरा बताइए, 300 मीटर क्यूब है, ठीक। अब यहां पर जो प्लस होगा हमारा किसका, 20 श्रमिकों का आयतन, तो 20 इंटू एक श्रमिक का, यहां प्रत्येक जिनमें से 20 श्रमिक है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 0.08 मीटर क्यूब है, तो 20 श्रमिकों में क्या कम कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो टोटल 20 श्रमिकों का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, तो 0.08, ठीक। इसको सॉल्यूशन करते हैं, चलो आगे बढ़ो। 1128.75 माइनस, यहां पे क्या किया अपन ने, ये गुणा कैसे हो जाएगा, 20 8 कितना हो जाएगा 160। अब 160 हुआ तो, परंतु यहां पे कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 1.6, कितना हो जाएगा 1.6, तो ये 300 प्लस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। आगे हल करेंगे 1128.75 माइनस ये हो जाएगा आपका 301, कितना हो जाएगा ये आपका 301, कोष्टक नहीं लगाते, जरूरत नहीं है। अब 301 दशमलव कितना हो जाएगा ये 6। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आंसर आ रहा है 827.15 मीटर क्यूब। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, जो शेड के अंदर मशीनरी और जो 20 श्रमिक है वो आने के बाद में जो आपकी एयर बच जाएगी, जो वायु है हवा बच जाएगी, वो होगी आपकी 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन, कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है अपने को। तो चलिए नोट कीजिए सॉल्यूशन को, जल्दी से नोट कीजिए। प्रश्नावली
12.2। इसमें क्या था कि ठोसों के संयोजन, क्या था, ठोसों के संयोजन का आयतन, संयोजन का आयतन ज्ञात करना। तो एक प्रश्न हमने आपका देख लिया था, उदाहरण नंबर 5 हमने देख लिया था, एक आयतन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। जरा एक बार एक काम करते हैं, जितने भी हमारे फार्मूले होते हैं ठोस के जितने भी आयतन के फार्मूले होते हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ठोस होता है वो होता है हमारे पास में घनाभ। क्या होता है, घनाभ। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, या LBH इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में घन। क्या होता है हमारे पास में, घन क्यूब। तो इसका होता है L क्यूब। क्या होता है, L क्यूब, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास में बेलन। क्या होता है, बेलन। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चौथा होता है शंकु। क्या होता है हमारे पास में, शंकु। तो ये होता है आपका 1/3 और बेलन के आयतन का गुणा में होता है ना। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है किसका, शंकु का। अब आता है हमारे पास में गोला। क्या होता है हमारे पास में, गोला। इसका आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारे गोले का आयतन, ठीक है जी। और बात करें अपन अर्धगोले की, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, हाँ अर्धगोले का आयतन, ये 2 का भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको ये सभी फार्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पे आपके सभी सवाल हल होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये कभी आपने सभी ये फार्मूले को लर्न कर लिया है क्या, क्या सबको आ जा रहा है, सभी को याद है? मैं पूछूंगा अब, जैसे प्रश्न आएगा वैसे ही जहां पे इन फार्मूलों की आवश्यकता होगी मैं वहां पे पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो नहीं याद है तो आप अभी भी समय आपके पास में, ये प्रश्नावली जब तक के हमारे क्वेश्चन पूरे हम कर लेते हैं तब तक कि इन फार्मूलों को आप रिवाइज कीजिए क्वेश्चन के अंदर में, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बोला भी गया, बार बार बोलता हूं मैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करोगे हर चीज आसान लगने लगेगी और समझ में आने लगेगी। चलो तो अब क्या काम करते हैं, आगे प्रश्न को हल करते। क्या बोला गया प्रश्न क्रमांक 1, ये कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस बना है, तो ठोस अपन बना लेते हैं, ठोस एक अर्धगोले पर खड़े। तो अर्धगोला आपका ये होगा, ये इस तरह से हमारा एक अर्धगोला है। और क्या बोला है कि पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये हमने बना दिया एक शंकु, समझ में आ रहा है। ये हमारे पास क्या एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्या मतलब दोनों की त्रिज्या की बात की है। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो आपकी किसकी होगी, शंकु की भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये आर हमको कितनी दी है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर। कितनी है ये, 1 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या बोला है आगे, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करना है, पाई के पदों में। प्रश्न समझ में आया, एक बार रिपीट देख लीजिए कि एक ठोस है वो एक अर्धगोले और उस पर रखे एक शंकु से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्याएं कितनी दी है आपकी, 1 ही सेंटीमीटर दी है। और इस ठोस का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो सबसे पहले हल, अच्छा आयतन ज्ञात करने के लिए क्या काम करेंगे, देखो पहली बात कि आप दोनों का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सूत्र। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। बात की जाए अर्धगोले की बात की जाए तो इसका आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। और बात करेंगे अपन शंकु की, किसकी, शंकु की, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो देखेंगे इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। पाई के पदों में आंसर निकालना है बोला है। क्या बोला है, पाई के पदों में। पाई तो रहेगा आपका, क्या आर आपके पास में है, ठीक। कि जो ये ठोस जो बना है इसकी क्या बोला है कि इनकी त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है कि त्रिज्या के बराबर ही क्या है,
शंकु की ऊंचाई है, मतलब ये जो हो जाएगा h जो है, शंकु की ऊंचाई को अभी h ले लेते हैं। h किसके बराबर है? ये r के बराबर। किसके बराबर है? r के बराबर। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल दिया है। तो देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए? r चाहिए। क्या चाहिए? r। देखो अर्धगोले की भी r सेम है और आपके अर्धगोले की भी r सेम है और शंकु की भी r क्या है? आपकी सेम है, चेंज नहीं करेंगे। अब h बचा हमारे पास में एक अननोन, तो h हमको दिया है वो भी किसके बराबर है? r के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो टोटली सभी r हो जाएंगे आपके। ठीक ठीक। तो चलो यहां पे दिया है, मैं लिख देंगे सबसे पहले शंकु, शंकु तथा किसकी? गोले की, हाँ क्या लिखेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या, की त्रिज्या। ये r हो जाएगी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक। अब r तो निकल गई, अब क्या हमको पता करना है? h। तो h भी दिया है। अब h किसकी हो जाएगी? शंकु की। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। ठीक। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की ऊंचाई को h डिनोट कर देते हैं। बात आगे समझ में? ठीक। अब क्या? ठोस का अतः ठोस का आयतन, अतः ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? पहले अपन अर्धगोले का आयतन लिख लेंगे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका आयतन? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। चलो फार्मूले लगा दीजिए यहां पे। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब और प्लस शंकु का जो होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक। अब यहां से जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर कर लो आप। ठीक। तो देखो यहां से क्या निकल रहा है? 1/3 निकलेगा, पाई निकलेगा और क्या निकलेगा? r स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है। तो 1/3 और क्या निकलेगा? पाई और क्या निकलेगा? r स्क्वायर। क्या निकलेगा? r स्क्वायर। और एक चीज, ये जो h है वो किसके बराबर है? r के बराबर। मतलब h किसके बराबर है? r के बराबर। तो क्या आप इसको भी r बना ले? बना लेते हैं, दिक्कत नहीं है, बना दे। ठीक। तो चलो यहां पर क्या काम करेंगे? इसको एक स्टेप बना के लिख लेते हैं। 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर। और h भी क्या है आपके? किसके बराबर है? r के बराबर है। तो ये r क्यूब वापस हो जाएगा आपका, देख लीजिए। ठीक। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r और ये क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है। तो यहां से देख लीजिए कॉमन क्या निकल जाएगा? अब 1/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई r क्यूब। अब यहां क्या बचा? यहां पे केवल 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। और यहां पर कितना बचा आपका? 1। ये पूरा निकल गया 1/3 पाई r क्यूब। ये अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? 1/3। अच्छा r का मान आप पुट कर दे। आप किसका मान पुट कर देते हैं? r का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई 1 का क्यूब, r का मान रखेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो फाइनली आपका जो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ओनली पाई। क्या हो जाएगा? पाई। और ये हमेशा किस में हो जाएगा? मतलब जो आपके आयतन की इकाई क्या होती है? क्यूब। किसमें? क्यूब में या घन इकाई में। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्या हो जाएगा? आयतन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई? पूरी क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बेहतर है, आईएमपी है प्रश्न, नोट करो। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जरा देखेंगे इसका हल क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ो, समझो, उसके बाद में क्या गिवन है, क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे फार्मूले होंगे, तो ये सब चीजें सोच करके आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक गुलाब जामुन में
उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब क्या बोला है, जो एक गुलाब जामुन है, जो उसका आयतन निकलेगा एक गुलाब जामुन का, उसका 30% क्या है, चीनी की चाशनी। चीनी की चाशनी समझ रहे हो ना, जिसको पाक कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, पाक है। एक गुलाब जामुन में 30% है, ठीक है। तो पहले तो एक गुलाब जामुन के क्या निकालेंगे, आयतन। क्या निकालेंगे सबसे पहले, आयतन, और उसका 30% क्या निकालेंगे, चाशनी है। क्या, उसका चाशनी निकालेंगे। तो चलो आगे देखो क्या है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, ठीक। तो भैया एक गुलाब जामुन का निकालेंगे पहले, कितनी चाशनी हो रही है, और फिर जो एक गुलाब जामुन के आयतन का जो 30% निकलेगा, क्या निकलेगा, 30% निकलेगा, उसको क्या हम कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी है, यानी जो आयतन है टोटल उसमें 30% क्या है, चाशनी है, ठीक। फिर 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, फिर उस आयतन को क्या काम करेंगे, आयतन का 30% लेंगे। क्या लेंगे, 30%। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो आयतन निकलेगा, वो चाशनी का आयतन होगा। अब उसका गुणा किससे कर देंगे, 45 गुलाब जामुन से कर देंगे। तो बोला ना उसने 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, पूछा है ना, तो चाशनी निकालनी अपने को। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन, अब बोला है, अब प्रश्न में जो गिवन है, जो चीजें की आवश्यकता की, वो दिया, देखो क्या, कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार की। गुलाब जामुन कैसी है, गुलाब जामुन बेलन के आकार की। तो देखो ये मैंने बेलनाकार क्या बना दिया आपकी, ये है चाश, ये क्या है, ये गुलाब जामुन ऐसी, ऐसा बना दूं क्या, गुलाब जामुन ऐसी होती है क्या, बेलन के आकार की। तो ऐसा बेलन हो जाएगा। अभी बेलन के आकार की बोला है, आगे से देखते हैं, आकार की, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, ये बेलन के आकार की। सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो गुलाब जामुन आपकी कैसी है, बेलन के आकार की, कैसी है, ये बेलन के आकार की है। अब आगे पढ़ो, प्रश्न को क्या कहा है, जिनके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है। जिनके दोनों सिरा कैसा है इसका, अर्ध गोलाकार। अर्ध गोला यहां बना लिया अपन ने, दोनों सिरों पर ये अर्ध गोला बना लिया। इतनी बात आ रही समझ में, ये बन गई गुलाब जामुन। खाएंगे अब इसको, ठीक ठीक, ये हो गई गुलाब, दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है। तथा इसकी लंबाई मतलब इस गुलाब जामुन की टोटल लंबाई कितनी दी है आपकी, 5 सेंटीमीटर। कितनी है ये गुलाब जामुन की लंबाई, 5 सेंटीमीटर है। और व्यास समझ रहे हो ना, व्यास आपका ये हो जाएगा, आपका व्यास यहां से यहां तक व्यास कितना दिया है आपका, 2.8। कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। अब ये है आपकी आकृति, ठीक है जी, ओके। आकृति हमारी कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। इसमें सबसे पहले बेलन का आयतन चाहिए अपने। बेलन का आयतन अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, भारती खड़ी हो, क्या लिख रही तू वहां पे, बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। शाबाश, बैठ जाइए। तो बेलन का यहां लिखेंगे सबसे पहले हल। तो पहले फार्मूला लिख दे अपन, अब एग्जाम में फार्मूला भी लिख सकते हो, अच्छी बात है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3। अच्छा एक मिनट पूछो किसी को, खड़ा, हाँ बिल्कुल, कुणाल, हाँ ठीक है, ओके डन, बैठ जाइए। 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला। देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो हल तो लिख दिया अपन, ये फार्मूले की आवश्यकता हो रही है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास। तो व्यास कितना दिया है हमारे पास, 2.8। कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन की कुल लंबाई, अच्छा व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल ले, क्योंकि देखिए आपकी गुलाब जामुन जो बनी है उसमें आर भी तो है, देखिए अच्छे से आर है,
तो ठीक, तो आर निकालेंगे व्यास, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी गुलाब जामुन की, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है अपने पास में 2.8 बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगी सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी गुलाब जामुन की। ठीक है जी, ओके। अब देखो और क्या चाहिए, एच, क्या चाहिए एच। तो देखो कम पूरी गुलाब जामुन की, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दी है हमारे पास में, टोटल दी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है। परंतु हमें देखो यहां पे फार्मूला में देखो, इसमें तो आर से काम हो जाएगा, आई बात समझ। ये जो आपका अर्ध जो क्या है हमारे पास में, जो अर्ध गोले इनका इसका तो आयतन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर की आवश्यकता है। परंतु यहां देखिए आपके बेलन के आयतन में एच भी चाहिए, तो एच कैसे निकलेगी जरा देख लीजिए। टोटल गुलाब जामुन की लंबाई ये है आपकी 5 सेंटीमीटर है। क्या दोनों सिरों पर बेलन की ऊंचाई चाहिए हमें, क्या चाहिए बेलन की ऊंचाई चाहिए। क्या दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हैं, तो अर्धगोले की 2 त्रिज्या, मतलब ये वाले अर्धगोले की 1 त्रिज्या और इस अर्धगोले की 1 त्रिज्या, इन दोनों को ऐड करके 5 सेंटीमीटर में से क्या काम कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो गुलाब जामुन की लंबाई इतनी है, तब बेलन की ऊंचाई, तब बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो कुल गुलाब जामुन की लंबाई, कुल गुलाब जामुन की लंबाई में से क्या घटा देंगे, 2 अर्धगोले की त्रिज्या को हम क्या काम कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाला भाग निकल जाएगा। तो 2 गुणित त्रिज्या लिख दूं, अर्धगोले की त्रिज्या 2 गुणित अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, तो अब क्या कुल लंबाई कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू, अब त्रिज्या कितनी निकली हमारे पास में 2.8 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, 2 से 2 कैंसिल। तो अब यहां से 5 में से 2.8 जाएगा, कितना बचेगा, कितना 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो आ गई एच हमारे पास में, किसकी, बेलन की ऊंचाई आ गई। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2.8, तो कितना बचेगा 2.2। क्लियर है, ओके। अब निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। फिर उस आयतन का 30% चाशनी निकालेंगे, तो 30% आयतन निकालेंगे। और हमारे पास कितनी गुलाब जामुन का आयतन बोला है उसने, यानी चाशनी 45 गुलाब जामुन की चाशनी का आयतन बोला है। बात समझ में आ रही, ये करना है। तो एक गुलाब जामुन, अब क्या काम करेंगे, अब एक गुलाब जामुन, कितनी गुलाब जामुन, एक, नीचे बेटा कटेगा तो बताना, ठीक। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन में किस किस चीजों का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन और 2 अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, किसका, अर्ध, ये कट रहा है क्या, अर्धगोले का आयतन। ठीक, देखना है नीचे, हाँ ठीक। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यहां बनाओ इधर, चलो यहीं पे लिख देते हैं। बेलन का आयतन आपका होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलो आगे हल कर, अच्छा कॉमन क्या निकल रहा है जरा देख लीजिए, यहां से इधर लिखूं क्या, यहां हल करते हैं। चलिए देखो कॉमन निकल रहा है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर। क्या बचा, पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो यहां बचा एच प्लस, यहां पे पाई आर स्क्वायर निकल गया तो 1 आर बचेगा, और यहां पे 2 कितना हो जाएगा 4/3, और यहां पे आर बचेगा 4/3 आर बचने वाला। ठीक है, क्लियर है। देख लो एक बार फिर से, पाई आर स्क्वायर यहां से तो एच बचेगा
और पाई आर स्क्वायर, तो 1 आर यहाँ का और 2 दूनी 4/3 आर। ठीक है, ये हो गया। अब पाई का मान रखना है ना, पाई का मान रख देते हैं और बाकी सॉल्व कर देते हैं। मान रखेंगे सभी हमारे पास जो गिवन है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी हमारे पास में जरा बताइए, 2.8। हाँ, तो एक काम करते हैं, 2.8 को अपन क्या पूर्ण संख्या बना लेते हैं, तो 10 का ऊपर गुना 28 हो जाएगा और नीचे 10 का गुना तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, कर दूं ऐसा। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 28, 2 बार लिखेंगे, कितने बार, 2 बार, बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो 2.28 बटे कितना हो जाएगा, 20, और गुणित एक बार फिर से आ रहा है, आर स्क्वायर डबल लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 28/20। अब यहाँ देखिए h कितना है हमारे पास में निकल के आया था, 2.2, कितना है, 2.2। तो इसको भी अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे, 22 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो इसको लिखेंगे 22/10, h हो गया, प्लस 4/3। अब r कितनी लिख दूं, 28 डिवाइडेड बाय, ये r है ना हमारी, r कितनी, 28/20। ठीक है जी, गुणित 28/20। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि अपन डेसिमल यूज नहीं कर रहे हैं, डेसिमल को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, चलो क्या क्या कट रहा है जरा देख लेते हैं। 7 का 7 चौ 28, 4 पंचे 20। अब इतना हो गया, ठीक, ओके, इतना ही हो रहा है। यहां से देख लीजिए क्या कटेगा, 3 नम कितना, अच्छा ये नहीं कट रहा है ना, चलो यहां से काटते हैं। ये किससे कट जाएगा आपका, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दहम 20, 2 दहम 20, और ये 2 से 14 बार भाग चले जाएगा। ठीक है, और देखो क्या कट रहा है, ये देखो 4 है हमारा यहाँ पे, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक, बाकी अच्छा ये भी कट रहा है, 2 11 22 और 2 पंचे 10। और देखिए यहाँ पे ये भी कट रहा है, ध्यान दो इधर, ये 2 से कट रहा है, जरा देखिए, 2 दहम 20 और 2 11 भी कट रहा है बेटा, देखो, एक 2 पंचे 10 और ये 14 बार चले जाएगा। ठीक है जी, और कुछ कट रहा है देख लो। ठीक, संख्या बहुत सारी, काट थोड़ा समझ के थोड़ा सा काट लेना। देखो अब बचा क्या शेष देख लेते हैं, 11 गुणित 11 बटे कितना, 11 ऊपर का पहले लिख लेते हैं, 11 गुणित 14, 11 गुणित 14 डिवाइडेड बाय कितना बचा अपने पास में, 5 25, 5 गुणा 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, फिर अंदर देखिए क्या बचा कोष्टक के अंदर, ये कंप्लीट हो गया ना इतना, 11/5 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 11/5। अब यहाँ प्लस, यहाँ पे 14 है बेटा, नहीं तो ये गुणा में है, समझ में आ रहा है, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, और नीचे बचेगा 5 तिया 15, 5 है वहां पे। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक, ओके, अब इसका एलसीएम लेकर के कुछ कर ले, आई बात समझ, इतने को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा 154 और डिवाइडेड बाय 25। यहां देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 5 से 3 बार और 3 का गुणा 11 से तो 33, प्लस 15 से 15 कैंसिल, बचेगा कितना, 28। ओके, आगे हल करते हैं। ये दिख रहा है कि यहाँ पे 154 बटे कितना, 25। यहां देख लीजिए 8 और 3 11 की, एक हासिल का, एक 3 2 5 और एक 61 बटे कितना हो जाएगा, 15। ये 154 और 61 का गुना देख लो, 154 तो 1 5 4 6 4 24 की 4 हासिल का 2 6 5 30 2 32 की 2 हासिल का 3 6 का 6 3 9, तो ये 4 9 3 9, तो ये टोटल हो जाएगा, ऊपर का जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 9394, 9394 डिवाइडेड बाय 15 5 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई। चलो इसको काटते हैं, कितना आ रहा है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या काम करेंगे, सुनो बात, अब 45 गुलाब जामुन का क्या निकाल लेंगे, आयतन 1 का निकल गया है। अच्छा वैसा भी कर सकते अपन, एक गुलाब जामुन का 30%, कितना, 30% निकाल करके फिर 45 में भी गुणा किए तो हो जाएगा। ठीक,
चलो देखो, अब हमारा फाइनली क्या निकल गया, एक गुलाब जामुन क्या निकल गया है, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन है किसका, एक गुलाब जामुन का। अब एक गुलाब जामुन का ये आयतन हुआ, तो अब क्या काम करेंगे, एक गुलाब जामुन, प्रश्न में दिया है कि एक गुलाब जामुन का 30% क्या है, चाशनी, क्या है 30% चाशनी। तो एक गुलाब जामुन की 30% चाशनी जो निकल के आएगी वो, और गुलाब जामुन कितनी हमारे पास में 45, उससे गुणा कर देंगे, आपकी जो है 45 गुलाब जामुन का क्या आ जाएगा, चाशनी का आयतन निकल के आ जाएगा। तो चलो यहाँ जगह देखते हैं अपन, ये मिटाओ इसको, यहाँ से आ रहा है बेटा इतना, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये जगह है अपने पास में, इतने में कर लेते हैं। देखिए अब प्रश्न में दिया गया प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार एक गुलाब जामुन का आयतन का कितना, चाशनी, चाशनी, चाशनी का आयतन क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक गुलाब जामुन की चाशनी का आयतन, एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन। तो कुल आयतन का कितना, 30%, कितना परसेंट, 30%, यानी 25.05 का कितना परसेंट, 30%, कितना परसेंट, 30%। बात समझो, 30% ऐसा लिखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लिखूंगा यहाँ पे, चलो लिख दूं, प्रतिशत लिखूंगा तो प्रतिशत को 1/100 लिखना पड़ेगा, समझ जाइए, ठीक है। अब देखो यहां से, इससे ये खत्म, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये इसमें 10 का भाग दूंगा तो 1 डेसिमल और बढ़ जाएगा इसमें, मतलब 1 डेसिमल इधर बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 और गुणा कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा, यह 5 या 15 की 5, हासिल आया कितना, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला हमारे पास में अभी, ये क्या निकला हमारे पास, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी, चाशनी का आयतन निकल गया है। एक क्या लिखा आपने, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन ये निकला अपना कितना, इतना। अब एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है, 30%। तो एक गुलाब जामुन के आयतन है ना, एक गुलाब जामुन के आयतन का कितना परसेंट निकालेंगे, 30%। तो 30% आपका, इसको काट करके मैं वैल्यू कितनी फाइंड की, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला, एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन निकल गया। अब क्या काम करें, अब निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का की चाशनी का आयतन निकल गया, निकालना कितना है, 45 गुलाब जामुन का, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, यही निकालना है प्रश्न में, ठीक। ये सब हटाते हैं यहां से जगह में, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 45 गुणित कितना, एक गुलाब जामुन का चाशनी का आयतन 7.5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ रहा है जरा बताइए, 75 और ये 45, 25 की 5 हासिल कर दो, 5 7 35, 36 37 और ये 4 5 20 की 0 हासिल कर दो, 4 7 28, 28 29 30, तो 5 7 3 और ये 3, तो दशमलव कितने के बाद लगेगा, एक संख्या के बाद। क्या आंसर ये है, 337.5 सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे लगभग ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, इसलिए अपन देखिए जो हमारे पास जो ये कैलकुलेशन आया है, ठीक है, इसमें हमने क्या काम किया, डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिया, कितने पॉइंट तक लिया, 2 पॉइंट तक लिया। तो इस कारण से क्या है, क्वेश्चन के जो आंसर है, जो हमारा आंसर वो लगभग में ही आएगा, क्योंकि अपन डेसिमल के ज्यादा पॉइंट लेके नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें डेसिमल ज्यादा आ रहा था, ठीक है जी। तो ये लगभग क्या लिख देंगे, तो हमारा जो टोटल जो 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन कितना हो जाएगा, 337.5 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। और इसको लिखेंगे अपन लगभग, क्या लिखेंगे,
लगभग ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम डेसिमल के बाद कुछ निर्धारित मतलब कुछ सीमा तक ही हम क्या लेते हैं, दशमलव को लेते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपकी किताब से मिला लीजिए कितना आंसर है, 338 दशमलव, हाँ ठीक है, लगभग ये चलेगा। ओके, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन देखो, इसको लगभग एक मिनट, इसको लगभग अपन कितना लिख सकते हैं, लगभग इतना है। तो देखिए यदि अपन क्या लगाए इसमें सन्निकट मान, क्या लगाए सन्निकट मान, तो अपन इसको कितना लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। आई बात समझ, क्योंकि 50 के बाद 50 या 50 के बाद उसको संपूर्ण ले लिया जाता है। तो ये पॉइंट में है 5, तो इसको अपन बढ़ा करके कितना लिख देंगे, इतना। ठीक है, तो आंसर हमने कैसे निकाला पता हुआ।